एक्सट्रीम में चले जाते हैं। आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों एक्सट्रीम में गए भोजन को लेकर के एक्सट्रीम में गए। क्या? ऐसा भोजन जिस एकदम स्वाद, उसमें कोई भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ शरीर के लिए ध्यान देना है, स्वाद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ना। आदर्शवाद कहां चला गया? स्वाद को खत्म कर दो, सिर्फ शरीर के लिए सोचो, है ना। भौतिकवाद पूरी तरीके से लिए शरीर के लिए, स्वाद के लिए सोचो। तो एक्सट्रीम में चला गया मामला। या क्या कर रहे हैं? स्वादिष्ट भी हो और शरीर के लिए पोषक भी हो। कोई एक्सट्रीम की बात नहीं हो रही है। क्या हो रही है? स्वादिष्ट भी हो और शरीर के लिए पोषक। उत्तम भोजन मतलब जो स्वादिष्ट भी हो, शरीर के लिए पोषक भी हो। ना तो स्वाद के लिए पागलपन नहीं होना है। अब हमको भूख नहीं लगी है तो भी हमको स्वाद के लिए खाना है, फिर वो नुकसानदायक हो गया। भूख नहीं लगी हुई है फिर भी स्वाद के लिए खाना है, वो पराधीनता हो गई। भूख लगी हुई है और हम ऐसा भोजन करें जो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी हो और स्वादिष्ट भी हो। अब आप देखेंगे ना, जो भोजन का स्वाद, कई बार जब बहुत जोरों की भूख लगती है, सिर्फ चावल दाल भी कितना स्वादिष्ट लगता है, कोई सब्जी की भी जरूरत नहीं है। भूख बहुत जोर की लगे, उसके बाद जो आपको भोजन में स्वाद आता है वो अलग रहता है। क्यों? उससे शरीर की भी तृप्ति होती है। ये ठीक है। इसलिए ये कोई भी अतिवाद की जरूरत नहीं है। यहां पर अतिवाद का मतलब, अब ये शरीर की जो आवश्यकता है भोजन, उसमें से जीवन की आवश्यकता को एकदम ही खत्म कर देना है। मतलब स्वाद के लिए खाना खाना ही नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा है। या ये भी नहीं कहा जा रहा है कि सिर्फ स्वाद में डूब जाओ। ऐसा भोजन स्वादिष्ट भी हो और पौष्टिक भी हो, ऐसे भोजन का उपाय किया जाए, ये ठीक रहेगा। और दूसरी एक बात, थोड़ा सा मैं एक अपनी तरफ से निवेदन करूंगा। कई बार मैं जो अभ्यास करता हूं उसके बीच बाद में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कोई भाषा में मैंने कुछ चूक तो नहीं कर दी। जैसा मैं देवरानी जेठानी, ऐसा पति पत्नी, ऐसा कमेंट जैसा तो नहीं लगता ना। ईमानदारी से कमेंट जैसा तो नहीं लगता है ना, कि क्या पता हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, आप लोगों ने अपनी समस्या हमको बताई और उसको हम बारंबार कमेंट जैसा कर रहे हैं। यदि ऐसा हमारा भाव नहीं है, कई बार क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा ये लगने लगता है भारी, तो थोड़ा सा अब हम क्या करें, समस्या की तरफ ध्यान भी चला जाए, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाए, थोड़ा मनोविनोद भी हो जाए, थोड़ा जो माहौल ठंडा भी हो जाए, है ना, और ध्यान भी चला जाए। इसी अर्थ में देवरानी जेठानी, है ना, सास बहू, पति पत्नी, है ना। लेकिन ये कोई कमेंट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, लेकिन एक व्यक्ति को इंगित कर रहे हैं देवरानी जेठानी बार बार, वो मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कमेंट जैसा लगने लगे, वो अब उसको वो अन्याय जैसा ना लगे ना, कि भरी सभा में ऐसा कमेंट करना वो अन्याय जैसा ना लगे पति पत्नी के बीच में। हाँ देखिए दीदी, आपको नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे यदि ऐसा लगा कि भाई ये चीज कहीं गलत तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा, तो हमारा दायित्व बनता है उसको कम्युनिकेट करने का, कि हम ऐसे किसी गलत भाव से नहीं कर रहे, है ना। कोई भी आदमी जानबूझ करके गलती, तो मेरे से भी जो गलती होगी मैं जानबूझ करके, मेरे से गलती हो जा रही है तो मेरी नासमझी है, मेरी अयोग्यता है, इसलिए आप मेरे से दुखी नहीं होना। यही ये इसलिए नहीं ना हुआ। यदि भाव पर यदि शंका हो जाता तो बुरा मान जाते हैं ना।
कुल मिला के मामला यही दिख जाए कि हम कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं तो बुरा मानते ना। कुल मिलाकर के इतना ही है ना, मैं जानबूझ करके कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा, जानबूझ करके कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही चीज हो जाए और आपको शंका हो जाए कि जानबूझ करके बोल रहे हैं, कमेंट करने के लिए कर रहे हैं, मुझे पूरे सभा में मेरा मजाक उड़ाने के लिए कर रहे हैं, मुझे अपमानित करने के लिए कर रहे हैं, तो आपको दुख होगा। ध्यान दिला रहा हूं, ऐसे ही गलत मान्यताओं हम परिवार में भी बनाते रहते हैं, ऐसे ही गलत मान्यताएं हम परिवार में भी बनाते रहते हैं, जैसा यहां संभावना हो सकती है। संभावना हो सकती है ना भाई, ये हो ही सकता है कि जो मैं बार बार बोलता हूं उसमें से एक बार आपको लग जाए कि यार ये बार बार क्यों बोलते हैं। पूरी सभा में मैंने अपनी समस्या बताई और ये पूरी सभा में बार बार उस पर हमारे पर कमेंट करते हैं, ये अपमानजनक लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है ना। तो ये सतर्कता चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं क्यों बताया अभी? मैं सतर्क हुआ, मैं अपने हर कार्य व्यवहार का पोस्टमार्टम करता रहता हूं, मैं अपने कार्य व्यवहार का पोस्टमार्टम करते रहता हूं। आप जब आप पर प्रभाव पड़े और बाद में उसका रिएक्शन आए, उससे पहले ही मैं खुद ही पोस्टमार्टम करके ऐसी यदि कोई संभावना बनी हुई है तो उसको ठीक करने का प्रयास करता हूं। जब मैं कार्य व्यवहार कर रहा हूं उस समय भी मैं ध्यान रखा हुआ हूं और उसके बाद भी पोस्टमार्टम करते रहता हूं कि मैंने सही कहा है या गलत कहा है। यदि कुछ गलत कम्युनिकेट हो गया है, उसको और बढ़ने से पहले ही ठीक कर दो। जैसे अंकल जी ने अभी बात नहीं, अंकल जी ने उस दिन शेयर किया था, आज मैंने फिर से उस उदाहरण को कहा। देखो थोड़ा सा रिएक्शन आया था ना, थोड़ा सा उनको खराब लगा था ना, लगा था ना। अब मेरे से चूक हुई ना, ये चीज मेरे से चूक हुई कि नहीं हुई? मुझे तुरंत एहसास हुआ चूक हो गई, मैंने उसको रियलाइज किया। बिना उसके भी काम चल सकता था, बिना उसके भी काम चल सकता था, चूक हो गई। अब चूक तो हो गई, अब क्या पश्चाताप है? पश्चाताप यही है कि वो प्रभाव को हम आगे ना बढ़ने दें और सतर्क हो जाए कि ऐसी चूक दोबारा नहीं होने देंगे। यही ना है। तो हम यदि अपने प्रति हमेशा अवेयर हैं, हम अपने हर भाषा, हर कार्य व्यवहार पे सतर्क रहते हैं कि हमने यदि कोई सही इंटेंशन से कहा है या नहीं कहा है। पहले तो ये, यदि सही इंटेंशन से कहा है, प्रभाव सही गया कि नहीं गया, प्रभाव सही गया कि नहीं गया। यदि प्रभाव गलत चला गया तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। यदि प्रभाव गलत चला गया है, मेरा इंटेंशन सही था, यदि गलत चला गया है तो वो भी मेरी जिम्मेदारी। मैंने एग्जाम्पल के क्रम में, देखिए मेरा ध्यान उधर बताना नहीं था, मेरा ध्यान उधर बताना नहीं था। वो तो एक एग्जाम्पल, समाज में एज हो जाने के बाद भी लोगों का विश्वास नहीं बन रहा, लोगों का विश्वास नहीं बन रहा, आयु के बाद भी विश्वास नहीं बन रहा, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं समाज में घटित हो रही हैं। शायद बड़े शहरों में ज्यादा होती होंगी। इस कारण से उस आयु के बाद भी लोगों का विश्वास नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है ना। तो उसको समझाने के क्रम में अब वो क्या हो गया, वो एक एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल को मैंने कर दिया। उसकी आवश्यकता, उसके बिना भी मैं इस चीज को समझा सकता था, उसके बिना भी मैं इस चीज को समझा सकता था। देवरानी जेठानी के इनके झगड़े के बिना भी मैं उस चीज को समझा सकता था, पति पत्नी के इस झगड़े के बिना भी मैं उसको समझा सकता था। तो क्यों ना उसको किया जाए, क्यों ना उसको किया जाए। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से बारंबार सोच रहा हूं, जिस बेसिकली हमारा लक्ष्य क्या है? समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाना, समस्याओं की तरफ ध्यान भी चला जाए और इसमें जो गड़बड़ी होने की संभावना लगती है वो भी ना रहे, वो भी ना रहे। जैसे एक दिन अंकल ने मेरे को समझाया था कि आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, बिना नाम लिए भी आप बता सकते हो। वो मेरे को ठीक लगा। नाम लेते हैं,
फिर वो क्या होता है, अलग ढंग से होता है। भाई आपका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि इस संबंध में ये समस्या होती है, इसको समझाना, इसका समाधान बताना। क्या इसके बिना भी उस समाधान को, उस समस्या को विश्लेषित किया जा सकता है? क्या उस समाधान को बताया जा सकता है? तो क्यों ना इसको किया जाए। क्योंकि यदि जब हम ऐसा नाम लेकर के विश्लेषित करते हैं, उसमें कुछ और प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो समझाने के क्रम में, एक समस्या के समाधान के क्रम में हम कोई और समस्या क्यों मोल लें? यही था ना। उस पर मैं बारंबार ध्यान देता हूं। अभी लर्निंग फेज में हूं, चूक हो जाती है, जानबूझ करके नहीं हो रही है, चूक हो जाती है। तो मैं उसको ध्यान रखता हूं कि बिना इसके भी किया जा सकता है, बिना इसके भी। जैसे अभी कई सारे चीजें हैं जो मैं माता पिता, अपने परिवार का ही बोलता हूं, पत्नी के बारे में बोलता ही हूं, सारा कुछ है। तो कई बार ऐसा, क्या ये जो प्रभाव उनको पता चलेगा, उनको स्वीकार होगा या नहीं होगा? तो मैं जैसे अपनी पत्नी से जाकर के मैं उनसे बोलता हूं, मैं ऐसा ऐसा अपने झगड़े के बारे में बोलता हूं, ये कोई कमेंट करने के लिए नहीं है। आप कभी यूट्यूब चैनल कभी होता है आपको देखे, आप इसका बुरा नहीं मानिए, कुछ समझाना है तो हम किसका एग्जाम्पल है, हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, इस अर्थ में मैं वहां बताता हूं। इसको आप कभी गलत ना मानना चाहिए। तो मैं उसको पहले वाइफ को भी बताया और आप लोगों को भी इसीलिए बता रहा हूं। आप लोगों से मुझे कोई भय नहीं है कि आप लोग गलत मानेंगे, भय नहीं है। मुझे पता है भाव होते हैं ना, वो कम्युनिकेट होते ही है। भाव जो है ना, हमारे जो होते हैं, भाषा जो है मेरे पूरे भाव को नहीं बता सकता, मुझे पता है। लेकिन मेरा भाव आपको पकड़ में आता है, मेरा भाव आपको पकड़ में आता है। मेरे भाषा से चूक हो सकती है, लेकिन मेरे भाव का प्रदर्शन में आप सभी उसको पहचान रहे हैं, मुझे आश्वस्ति है। ये ठीक है। और मैं इसलिए इसको बता रहा हूं, बताने के पीछे रीजन है, हम ऐसे सतर्क होने का अभ्यास रहे, ऐसे हमारे में हमेशा अवेयरनेस बना रहे। जो अवेयरनेस का मैं अभ्यास कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसे अवेयरनेस का प्रैक्टिस आपको भी करना है, आप जहां जिए। तो मूल उद्देश्य बताने का क्या था इस एग्जाम्पल के माध्यम से? जैसे मैं अपने हर एक भाषा, भाव भंगिमा, कार्य व्यवहार को बारंबार आकलित करता रहता हूं, उसके प्रभावों को बारंबार आकलित करता रहता हूं, ताकि कोई भी समस्या ना हो, समाधान ही उपलब्ध हो, समाधान ही उपलब्ध हो। इसके लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूं। वैसी सतर्कता का अभ्यास आप लोगों को भी करना है। ये था, मैं इन सभी लोगों के साथ सतर्कता का अभ्यास कर रहा हूं, न्याय का अभ्यास कर रहा हूं, कि न्याय के क्रम में कहीं पर भी हमसे चूक ना हो जाए। क्योंकि सावधानी हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ना चाहते हुए भी घरों में दुर्घटना क्यों घटती रहती है? क्योंकि हमारा सावधानी नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? हमारा जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे भी हमारी भाव भंगिमाएं हैं, है ना, उन सब पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। हम कुछ बोल करके चले गए, हमारा भाव वैसा नहीं था, लेकिन जिनको बोल कर गए क्या प्रभाव पड़ा? अब हम झुंझलाते रहते, यार हम तो उस भाव से बोले नहीं, तुम फालतू का ऐसा सोचते रहती हो, वैसा सोचते रहते, ऐसा बोल देते हैं ना। क्यों सोचा? यदि हमारे बोलने से किसी ने ऐसा सोचा तो वो भी मेरी जिम्मेदारी। मेरे ऐसा बोलने से किसी ने यदि सोचा तो वो मेरी जिम्मेदारी ऐसा नहीं, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। यदि मेरे ऐसा बोलने से किसी ने गलत सोच लिया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि हमको वैसा नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य को किस तरीके से बोला जाए, है ना, सच को बोलने की शिष्टता, यह आया था ना। तो हम सच बोले और उसका प्रभाव नेगेटिव हो जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ बोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं, इस बोलने के साथ साथ उसका जो प्रभाव हुआ वो भी मेरी जिम्मेदारी।
तो इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं तो हम किसको बोल रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के साथ हमारा बोलना जो है उसको आकलित करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, हम अपने विश्लेषण करके सिर्फ हमारा दायित्व है हमको बोल देना है, लेकिन किसको बोल रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सिर्फ बोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सच बोलना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सच बोलने के साथ साथ जिसको हम सच बोल रहे हैं उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो भी मेरी जिम्मेदारी। इसका मतलब मैं यदि सतर्क हूं, क्या मजेदार बात है, मैं आपको कुछ बोल रहा हूं, मुझे पहले से पता है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको अच्छे से आकलित किया हुआ हूं, मैं आपको अच्छे से आकलित किया हुआ हूं। फिर मैं देखूंगा जो आपको बोला उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा, और यदि देखूंगा कि सही प्रभाव पड़ा तो ठीक, यदि गलत प्रभाव पड़ा, यदि गलत प्रभाव पड़ा तो मैं अपने आप को ठीक करूंगा, मैं अपने आप को ठीक करूंगा, है या नहीं है? जैसा अभी बताया ना कि जो मैंने बोला मैंने इमीडिएटली उसको ठीक करने की कोशिश किया, कि जो मैंने जो भी बोलना शुरू किया, इस अवस्था का बात किया या जो भी चीजें हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा। मुझे जैसे ही दिखा कि निगेटिव प्रभाव पड़ा, निगेटिव प्रभाव पड़ा, इमीडिएटली मेरे को स्वीकार हुआ कि प्रभाव गलत गया है, प्रभाव गलत गया है, उसको ठीक करो। तो वापस अपनी भाषा भाव भंगिमा को फिर से ठीक किया। मतलब हमारा सिर्फ वन साइडेड नहीं चलेगा, ये जो वन साइडेड नहीं चलेगा, ये गया वहां से रिटर्न में क्या आया ये भी मेरी जिम्मेदारी। जो रिटर्न में आ रहा है वो उनके थ्रू प्रोसेस होकर के आ रहा है। मैं जैसे बोलता हूं, इनको बोलता हूं, आपको बोलता हूं, तो आपको बोला, वहां से आपके अंदर प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। जैसे मैंने अंकल को कुछ कहा, अंकल को बोला, तो मेरी भाषा से इनके अंदर कुछ प्रोसेस हुआ। जब वो वापस मेरे पास आया तो मैं उसको इवेल्युएट करता हूं कि मेरे ऐसा बोलने से क्या प्रोसेस हुआ, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो मुझे पता चलता है कि ये सही प्रोसेस नहीं किया, मेरा बोलना वो सही प्रोसेस नहीं किया, तो मैं अपने अब जो प्रोसेस कर रहा हूं, अब जो बोलूंगा उसमें सुधार करूंगा, चेंज लाऊंगा। बात पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आई? भाई मुझे दिख गया मैंने जो बोला, इसका उन पर जो प्रोसेसिंग हुआ है वो सही नहीं हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा। किन्हीं को अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, इनको अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा लगा, तो ये भी मेरी जिम्मेदारी। क्यों मैंने ऐसा कहा कि आपको अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा, क्यों अच्छा नहीं लगा, तो वो उनकी जिम्मेदारी। अरे मैं तो अच्छे भाव से बोला। सारी समस्या क्या हो जाती है? मैं तो अच्छे भाव से बोला, आप ही गलत मान लिए। नहीं, इतने से नहीं चलेगा। मेरे भाव अच्छे हैं तो मैं बढ़िया आदमी हो गया, ऐसा नहीं। आप भी अच्छा ही चाहते हो। हमारे बोलने से आप में क्यों ऐसा प्रोसेस हुआ, आपने ऐसा क्यों सोचा और ऐसा क्यों बोला, यह भी मेरी जिम्मेदारी। कितना सतर्कता की जरूरत है, कितना सतर्कता की जरूरत है। जैसे पहले दिन जो आंटी से बात हुई, उसमें मैं जितना इनके साथ तर्क किया, उसमें मेरे को बाद में प्रोसेस हुआ, क्यों मैंने इतना तर्क किया, क्यों मैंने इतना तर्क किया, मुझे इतना तर्क नहीं करना चाहिए था। ये मुझे प्रोसेस हुआ, बाद में मैंने इसको सुधार किया, ये गलत है मेरा। मैं कुछ बोलता रहता हूं, कुछ एग्जाम्पल, देवरानी, जिठानी, पति पत्नी, ये आयु, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको मुझे आकलित करते रहना है, उसको मुझे आकलित करते रहना है। मैं बोलता रहता हूं, कई बार आपकी तरफ देख करके ऐसा लग रहा है मेरे बारे में बोल रहे हैं क्या, मैं आकलित करता रहता हूं, गलत प्रभाव तो नहीं जा रहा है, गलत प्रभाव तो नहीं जा रहा है।
वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये इतना ही बोल रहा हूं, यदि गलत प्रभाव हो रहा है तो वो उनकी जिम्मेदारी मात्र नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। यदि प्रोसेसिंग गलत हो रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी। जैसे अभी मैंने कोई बातचीत हो रही है नाश्ते के समय, कुछ जो है मैंने कुछ बोला, उससे मैं वो देखा कि उन पर क्या प्रभाव पड़ा। कैसे पता चलता है? जब वो व्यक्त होते हैं। जब वो व्यक्त होते हैं उससे मुझे पता चलता है कि मैंने जो बोला उसका प्रभाव सही था या गलत था। यदि गलत हुआ तो वापस फिर से अपने को ठीक करो, है ना? ये ठीक है? ये हुआ मेथड। कब तक होते रहेगा? हमारे में निर्विरोधिता बना हुआ है, हमारे में निर्विरोधिता बना हुआ है। तो यदि आपकी तरफ से कुछ नेगेटिव आया तो मैं परेशान नहीं होता, आपके तरफ से कुछ नेगेटिव आ गया तो मैं परेशान नहीं होता। आप रिएक्ट कर जाते हैं किसी बात पर तो मैं परेशान नहीं होता हूं। मैं उसको अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, मैं उसको अपनी जिम्मेदारी मानता हूं कि मैंने ही कुछ गलत किया, मेरा आकलन गलत था कि मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा प्रभाव होगा, ये मेरा आकलन गलत था। ये मैं स्वीकारता हूं, ये मैं स्वीकारता हूं। जैसे मैंने अपने भाई को कुछ बोला, अच्छे भाव से बोला, है ना, लेकिन वो रिएक्ट कर गया। अब वो रिएक्ट कर गया तो हम क्या हो जाते हैं? परेशान होते हैं। यार मैं तेरे को तो अच्छे भाव से बोल रहा हूं, फालतू का तो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? फालतू का इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? अब क्या हुआ? हमसे चूक हो गई, हम ही से चूक हो गई। एक तो हमको पहले पता नहीं चला कि हमको जो बोला उससे ये प्रभाव हुआ, हमारे को ठीक ठीक इवेल्युएट नहीं था कि ऐसा बोलने से ऐसा प्रभाव पड़ेगा। मेरे से ही पहली बार चूक हुई थी, और जब वो रिएक्ट कर रहा है उसके बाद मैं और भी परेशान हो रहा हूं। तो मुझमें यदि विरोध का भाव नहीं है, मुझमें यदि विरोध का भाव नहीं है और मेरे बोलने से कुछ गलत प्रभाव पड़ रहे हैं तो मैं उसको इमीडिएटली ठीक भी कर पाता हूं। क्या ये ठीक लगता है? मुझमें यदि विरोध का भाव आ गया तो मैं उसको ठीक नहीं कर पाता हूं, खुद आवेशित हो जाता हूं। क्या ये ठीक लगता है? क्या ये ठीक लगता है कि नहीं लगता है? ये ठीक लगता है अंकल जी? ये ठीक है ना? ऐसा ठीक है? तो अब इन सारे चीजों में मैं हर एक चीज जो आप खुद ही कर सकते हो, हमारा ज्यादातर जो आवश्यकता है वो शरीर का है या जीवन का है? इन सभी चीजों को देखें तो ज्यादातर आवश्यकताएं किससे जुड़ी हुई है? शरीर से या जीवन से? जीवन से। ज्यादातर आवश्यकताएं जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन उसको हम किसके माध्यम से पूरा करना चाह रहे हैं? इसीलिए पूरा नहीं पड़ रहा, इसीलिए पूरा नहीं पड़ रहा है। तो कल आप जो बोल रहे थे, आप इससे क्या प्रैक्टिस करके क्या निष्कर्ष निकालना चाह रहे हो? तो आप बताओगे? आप इसको एक्सप्लेन करोगे? करके देखो, आप एक्सप्लेन करके देखो, आ जाओ कि आप इसके माध्यम से जो कंक्लूजन क्या निकलता है आप बताओ, है ना जी? आ जाओ, माइक है ना यहां, ये ले। बताओ, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, जितना समय लेना है अच्छे से बताना। तो अभी हम लोग ये सारे आवश्यकताएं देखे हैं मानव की, उसमें ज्यादातर हमको क्या मिला है कि जीवन की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जब उसको कंक्लूड करके देखें तो जीवन की आवश्यकता ज्यादा निकली और शरीर की कम निकल रही है, शरीर की। तो इससे ये समझ आता है कि हमको ये सारी आवश्यकताएं कहाँ से मिल रही है, मतलब कहाँ से पूरी होने वाली है, कहाँ से मतलब पूरी कर सकते हैं हम लोग। एक तो पैसा आ रहा है, जॉब मेनली। जब हम लोगों ने सबसे पूछा कि महीने भर में क्या आप लोग के दिमाग में चला है, तो एक तो कैरियर सबका मेनली लोग का आंसर आया, और जो उस स्टेज से निकल चुके हैं उनका ये था कि सुख शांति चाहिए। दो तरह की चीजें आ रही है। एक तो पैसा वाला भाग आ रहा है जो करियर के लिए जरूरी है, और एक आ रहा है कि सुख शांति संतोष वाला चाहिए। तो दो चीजें आ रही है, एक शरीर के लिए कि एक तो मेन हो गया कि खाना के रूप में, और एक है कि हम अपना
उत्पादन या किसी भी विधि से जो लेके आ रहे हैं उससे कुछ इनकम आ जाए हमारा, जिससे कि जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, ये चाहते हैं। इनकम से कितनी आवश्यकता हमारी पूरी हो सकती है? इसमें से इनकम के बेसिस पे कितनी आवश्यकताएं हैं? मुश्किल से 10-12 वो आमदनी से पूरी हो जाएगी, और बाकी चीजें किससे पूरी होने वाली है? संबंधों से ही पूरी होने वाली है। तो हमारे पास मतलब हम जो कमा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो कहाँ से मिलने वाला है? कोई ना कोई संसाधन है जिसका हम यूज करेंगे। हमारे पास बहुत सारे संसाधन है, उसी से ये चीजें हमको मिलने वाली है। तो हमारे पास ऐसे देखें तो 4 अवस्थाओं में से हम किनका अच्छे से यूज कर पाए तो वो चीजें हमको मिल जाएंगी। तो कितनी चीजें हैं जो एकदम जरूरी है? तो इसमें रोटी कपड़ा मकान आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग एक तो ये रोटी हो गया, फिर आवास के लिए मकान, फिर वस्त्र, ठीक है, और गाड़ी चाहिए तो कितना चाहिए? आवश्यकता अनुसार एक गाड़ी होने से चल जाएगा, 2 व्हीलर से चलेगा, 4 व्हीलर से चलेगा। जब जरूरत है तो 4 व्हीलर भी चलेगा और 2 व्हीलर भी चलेगा। तो कितनी आई गिन के? मुश्किल से 1 या 2, ये भी 1 या 2। वस्त्र को अगर शरीर के हिसाब से देखें तो कितना है? 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 वहां तक के जाते हैं। घर भी कितना चाहिए? एक ही चाहिए। लोग अभी कितने सारे घर बना के रखते हैं, तो घर भी कितना चाहिए? एक चाहिए। खाना भी अगर बेसिक देखा जाए तो अगर पेट भरने के उसमें देखे तो कितना चाहिए? मतलब पेट की आवश्यकता पूरी हो जाए और फैमिली की भी आवश्यकता पूरी हो जाए, उतनी हो जाए। फिर रोजगार तो उसी से रिलेटेड है। मोबाइल भी कितना चाहिए? हाँ, मोबाइल भी एक चाहिए, अगर वो काम के ऊपर डिपेंड करता है उसके हिसाब से। फिर आवश्यकता जो शरीर की उसको देखते हैं तो टीवी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मोबाइल है तो नहीं रहने से भी चलेगा। बाकी ये सारे जीवन के पैसा कितना चाहिए? वो भी अगर नॉर्मल लेवल पे देखे तो जितनी आवश्यकता उतने होने से चलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा ओके, वो समृद्धि आ जाए कि हम दूसरों को भी दे पाए जिनको जरूरत है, ठीक है। फिर ये हवा पानी नेचर से ही मिलने वाला है, ये संसाधन ही है। पेड़ पौधे ये तो अपने आप में, मतलब ये हमको ऐसा चाहिए अलग से कहीं से, ऐसा नहीं है, ये अपने आप है। तो मेन रूट में निकल के आ रहा है रोटी कपड़ा मकान जो बोलते हैं, ठीक है, ये चीजें निकल के आ रही है। बाकी सारी चीजें हमको कहाँ से मिलने वाला है? संबंधों से, है ना। तो अगर हम देखते हैं तो हम क्या चाहते हैं? बहुत चाहिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम अगर देखें तो कितना चाहिए? एक मात्रा डिसाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि ये चाहिए तो कितना चाहिए? ये निरंतर वाली चीजों को छोड़ देते हैं। जो भौतिक है उस पर देखें तो वो कितना चाहिए, वो क्वांटिटी में गिन सकते हैं कि नहीं? सम्मान वाला चीज है जो जीवन के लिए चाहिए, वो तो निरंतर ही चाहिए, उसको नहीं गिन रहे हैं। बाकी जो चीजें जो गिनने लायक है उसको गिन सकते हैं कितना चाहिए वो, तो गिन करके 1 आ रहा है 2 आ रहा है, हर के हिसाब से वो देख सकते हैं। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास संसाधन सीमित है कि असीमित है। संसाधन जो है पदार्थ अवस्था में है, प्राण अवस्था में है, जीव अवस्था में, जिसमें हम श्रम करके हम निकालना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम काम करने वाले हैं। किसी भी जगह पे हो सकता है, वो कोई फैक्ट्री भी हो सकता है, कोई खेत भी हो सकता है, मशीन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो हमारी आवश्यकताएं आ रही है, रोटी मतलब खाना कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, टीवी हो गया, फोन हो गया, वो कितना चाहिए, गाड़ी कितना चाहिए, वो सीमित रूप में आ रही है कि असीमित रूप में आ रही है? हम गिन सकते हैं ना कि हमको इतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। और ये निरंतर वाली चीजें, सुख शांति संतोष सम्मान, ये कितना चाहिए? निरंतर चाहिए। तो हमारे पास एक चीज तो निकल के आए कि हमको जो चीजें चाहिए वो सीमित मात्रा में चाहिए, सीमित मात्रा में, हाँ, वो पूरा कर सकते हो। तो हमारे साधन हमको सीमित चाहिए, और हमारे पास जो सोर्स है जहां से मिलने वाले वो कितने हैं? पेड़ पौधे 1-2 हैं क्या? या फिर मतलब जो अवस्थाएं है वो हमको ऐसे बता रहे क्या इतना ही है, इतने से ले सकते हैं, इससे ज्यादा और यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई बोल रहे हैं क्या? मतलब ऐसा कहीं पे है क्या कि हमको इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए? मतलब
जो प्रकृति है वो हमको बोलती है क्या कि मेरा इतना ही यूज करना, उसके अलावा और नहीं यूज करना, नहीं है ना। तो हमको ये इससे निकल के आता है, इतने सारे जो हमने आवश्यकताएं अपनी लिखी हुई है उसमें कुछ चीजें सीमित है जो हम बोलते हैं कि बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं हैं, जब इसको कंक्लूड करते हैं तो वो सीमित रूप में हमको मिलती है। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित है और संसाधन कैसे हैं, असीम है। तो ये मैं भैया जी से कल बोल रही थी कि इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो सीमित है कि असीमित है, ये आप लोग की एक्टिविटी से ही पता चल रहा है। सीमित है कि असीमित है, सीमित है। और जो संसाधन है वो असीम है, पर्याप्त है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो जैसा इन्होंने बताया कि जब हम जीवन और शरीर को अलग अलग देख पाएंगे तो क्या लगता है हमारी आवश्यकताएं सीमित है या असीमित है? कितने लोगों को लगता है हमारी आवश्यकताएं सीमित है? और संसाधन क्या है, पर्याप्त है? तो क्या हर एक की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो क्यों वैसा तबाही मचा के रखा हुआ है कि आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है? ये सही लगता है या आवश्यकताएं निश्चित हैं, आवश्यकताएं निश्चित हैं और साधन पर्याप्त है? साधन असीमित ना कहा जाए, आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। हर आदमी के, इस हर परिवार के समृद्धि पूर्वक जीने का यहां पर संसाधन है। क्यों लगता है आवश्यकताएं अनंत है? आवश्यकताएं अनंत तब लगेंगी जब हम स्वयं को शरीर मान लेंगे और जीवन की आवश्यकताओं को शरीर की आवश्यकताओं से, शरीर के माध्यम से जब पूरा करने जाएंगे तो वो तय ही नहीं हो पाता। जैसा कपड़ा शरीर की आवश्यकता है, यदि वो जीवन की आवश्यकता बन जाए, मतलब कपड़े के माध्यम से सम्मान पाने की आवश्यकता बन जाए, तो हम कितने कपड़े में सम्मान को सुनिश्चित कर सकते हैं ये तय नहीं हो सकता। पीछे सुनो बेटा ध्यान से, फिर से मैं अच्छी बात बोल रहा हूं, सुनना चाहिए। आप अच्छी निश्चित दूरी पर हो, ये भी ठीक लगता है ना। मैंने फिर से कहा, क्या कहा कि यदि कपड़ा हमारी शरीर की आवश्यकता के लिए है तो वो तय हो सकता है कि कितने जोड़ी कपड़े चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25 जो भी है वो तय हो सकता है। लेकिन यदि वो कपड़े के माध्यम से हम सम्मान पाना चाहें, और सम्मान जीवन की आवश्यकता है जो निरंतर चाहिए, हर दिन चाहिए, तो कितने कपड़े से हमारा निरंतर सम्मान सुनिश्चित हो जाएगा वो तय नहीं हो पाता। कितने कपड़े से हमारा निरंतर सम्मान सुनिश्चित हो जाएगा, कितने कपड़े से मुझे हर दिन सम्मान मिलेगा, ये तय नहीं हो सकता। तो कपड़े जो हैं इतने सारे हैं, उसके बाद भी हमको लगता है कि कपड़े कम है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मानता हूं और उस शरीर की सुंदरता के माध्यम से मैं सम्मान पाने का प्रयास करता हूं, और इस कारण से हमको हर दिन सम्मान चाहिए, तो हर दिन अलग अलग कपड़े चाहिए, तय नहीं हो पाता है कितने कपड़े चाहिए। लेकिन हमको ये समझ में आता है कि यदि ये कपड़ा शरीर की सुरक्षा के लिए है, इससे मान सम्मान का कोई प्रश्न नहीं बनता है। मान सम्मान तो जीवन में सही समझ होने से होता है। मान सम्मान जीवन में सही समझ होने से होता है, तो कपड़े के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो कपड़ा कितना चाहिए वो तय हो जाता है। लेकिन यदि कपड़े के माध्यम से हम सम्मान पाना चाहते हैं, वो तय नहीं हो पाता कि कितना जोड़ी कपड़ा चाहिए। ये ठीक है? कितने यहां पर लोग अब अपने में समृद्धि को महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास जितने कपड़े हैं मेरी आवश्यकता से ज्यादा है। अरे वाह, इतने लोग अब समृद्धि के भाव में आ गए। तो क्या लगता है कितने दिनों तक अब कपड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी?
हाँ जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितने दिनों तक कपड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जितना लगता है ईमानदारी से बताना। कितने दिनों तक कपड़ा नहीं खरीदना पड़ेगा? अभी तो जब तक, अभी मेरे ख्याल से 5-6 महीने तक तो नहीं खरीदना पड़ेगा। 2 महीने से थोड़ा 5-6 महीने पे आया। चलो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ। पिछले बार 2 महीना था, हाँ, इस बार 5-6 महीने हुआ। हाँ। 5-6 महीने में सारे कपड़े खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, खत्म तो नहीं होंगे, बट ठीक है, अब थोड़ा चेंजेस। थोड़ा चेंजेस, ठीक है, बढ़िया। देखिए हो क्या रहा है, बैठ जाओ बेटा, बढ़िया है, कोई तकलीफदायक नहीं है, कोई तकलीफदायक नहीं है। मैं बार बार आप में विचार को डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? विचारों में डाल रहा हूं कि कपड़े से सम्मान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, कपड़े से सम्मान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ये विचार आप में थोड़ा जा रहा है, फिर वो विस्मृत हो जा रहा है, जा रहा है, विस्मृत हो जा रहा है, जा रहा है, विस्मृत हो जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे जिस दिन ये विचार स्थिर हो जाएंगे, आप इस दबाव से अब मुक्त हो जाओगे कि हर दिन मुझे नए कपड़े पहनने, है ना? कितना मुक्त हो पाए दीदी? पर्याप्त है? कितने कितने दिनों तक नहीं खरीदना पड़ेगा? 1-1.5 साल तक। बढ़िया, 1.5 साल से आप नहीं। अरे आजकल तो ऐसे कपड़े थे 1.5 साल या 5 साल तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, फटता ही नहीं है। आजकल तो कपड़े ऐसे आने लगे हैं, फटता ही नहीं है, कलर उड़ जाएगा, सब कुछ, फटता ही नहीं है। 1.5 साल क्या 5-5 साल तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जी भैया अभी कुछ बोलना चाह रहे हैं। 15 साल से खरीदे ही नहीं है, क्या बात है भाई। पत्नी आश्चर्य से होकर देख रही है। बढ़िया है ना? कपड़े के माध्यम से सम्मान नहीं पाना चाहते हैं, हमको अपने व्यक्तित्व पर विश्वास होता है कि व्यक्तित्व की ही सुंदरता है, हमारा पराधीनता कपड़े पर खत्म हो जाता है। हमको जैसे ही समझ में आता है, हमको समृद्धि का भाव आ जाता है। जैसे ही समझ में आता है, समृद्धि का भाव आ जाता है। वरना यदि ये समझ में नहीं आया, कितना भी कपड़ा रहे हमारे को कम ही लगता है, कितना भी कपड़ा रहे कम ही लगता है। ये समझ में आ जाता है, हमारे में इमीडिएटली समृद्धि का भाव आ जाता है। तो समृद्धि का भाव कितने कपड़े हैं उससे आएगा, या ये समझ के आने से वो समृद्धि का भाव आएगा? समझ के आने से आएगा ना समृद्धि का भाव। हमारे पास मेरी आवश्यकता से ज्यादा है, इसका भाव समझ में आने से आएगा, या कुछ निश्चित करके 100 जोड़ी कपड़े, 1000 जोड़ी कपड़े तय करने से? सम्मान पाना चाहेंगे तो तय ही नहीं हो पाएगा। 1000 जोड़ी में भी लोगों का तय नहीं होता है, 1000 जोड़ी में भी तय नहीं हो पाता है। क्या लगता है इन हीरो हीरोइन के पास कितने जोड़ी कपड़े रहते होंगे? मेरे को तो लगता है यार, ये जो लोग एक बार पहनते दोबारा उस ड्रेस में दिखते ही नहीं है, दोबारा उस ड्रेस में दिखते ही नहीं है। और उनके पास वो प्रेशर होता है, क्योंकि इनको अक्सर बाहर निकलना पड़ता है फंक्शन में, तो ये इनके पास इतना होता है कि वो शायद दोबारा नहीं पहनते। हाँ और क्या, वही तो है। वो अमेरिका एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। आप हमारे साथ भी है, वो अमेरिका स्टेटस सिंबल में हम फंस गए हैं कि हर बार नई फंक्शन में हमको नया कपड़ा खरीदना है, नया कपड़ा पहनना है। ये अमेरिका स्टेटस सिंबल में हम फंस गए।
अमीरी का स्टेटस सिंबल में हम फंस गए। ठीक लगता है? बढ़िया। तो कितने लोगों को लग रहा है कि अब जितना हम पैसे के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे थे, वास्तविकता में उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना हम कैरियर के लिए परेशान हो रहे हैं, उतने परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी आवश्यकताएं है ही नहीं। उतनी आवश्यकताएं है ही नहीं। जैसे मेरे को ना बहुत सारे लोग बोलते हैं, भाई आपका काम कैसे चलता है? भाई मैं परमानेंट कोई जॉब नहीं कर, काम कैसे चलता है? मतलब काम कैसे चलता है मतलब? भाई हमारा खर्च ही नहीं है, इसलिए हमारा काम चल जाता है। वो किस एंगल से देखते हैं? वो अपने खर्च के एंगल से देखते हैं, और उस खर्च के एंगल से मैं तो कमा नहीं रहा हूं, तो मेरा काम कैसे चलता है? मैं बोलता हूं मेरा खर्च ही नहीं है, इसलिए काम चल जाता है। मेरा खर्च नहीं है, इसलिए काम चल जाता है। सिंपल सा मैकेनिज्म है। मेरी आवश्यकताएं संयत हो गई, मेरा बहुत कम में काम चल जाता है। तो कितने पैसे में समृद्धि का भाव आएगा ये मैटर नहीं करता है। हमारी आवश्यकताएं संयत होने से अपने आप समृद्धि का भाव आता है। हमारी आवश्यकताएं संयत होने से अपने आप समृद्धि का भाव आता है। क्यों अंकल जी, सही है ना? यदि हमारी आवश्यकताएं संयत नहीं हुई हैं, तो कितना पैसा होने से हमें समृद्धि का भाव आएगा ये तय नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा? पैसे को बढ़ाते जाओ। बैंक बैलेंस 1 करोड़ हो जाए तो कितना? 2 करोड़। 2 करोड़ हो जाए तो 4 करोड़। पहले 1 एकड़ जमीन हो जाए तो उसके बाद कितना एकड़ जमीन? 10 एकड़। 10 एकड़ हो जाए तो 100 एकड़। 100 एकड़ हो जाए तो 500 एकड़। एक फ्लैट खरीद लिया। एक फ्लैट खरीदने के बाद दूसरा फ्लैट। दूसरा फ्लैट करने के बाद तीसरा फ्लैट। तीसरा फ्लैट करने के बाद चौथा फ्लैट। मैं जहां पढ़ाता था ना, बताते थे ये इस बिल्डिंग में इनके, इस अपार्टमेंट में इनके 10 फ्लैट हैं, उस अपार्टमेंट में 5 फ्लैट हैं। अरे यार, कितने फ्लैट में आदमी रहता है? कितने फ्लैट में आदमी रहता है? रहता तो एक ही फ्लैट में है, लेकिन क्यों करते जा रहा है? जितना भी खरीद रहा है उसको कम ही लगता है। जितना भी खरीद रहा है उसको कम ही लगता है। क्यों? जब तक ये बना हुआ रहेगा उसकी आवश्यकताएं अनंत बनी रहेंगी। आवश्यकताएं अनंत बनी रहेंगी। कितने पैसे से जो हमारे को समृद्धि का भाव आ जाएगा वो निकलेगा अनंत पैसा। कितना? अनंत पैसा। अकाउंट में जितना बढ़ता जाए वो कभी रुकने वाला नहीं है, कभी समृद्धि का भाव आता नहीं है। तो समृद्धि के भाव के लिए जब तक हम अपने आप को जीवन और शरीर के रूप में अलग अलग नहीं पहचान लेते हैं, समृद्धि का भाव आना असंभव है। समृद्धि का भाव आना असंभव है। तो एक ही रास्ता है, इस पर बारंबार विचार किया जाए। जब भी कपड़े खरीदने जाएं तो ये सोचें ये कपड़ा किसके लिए खरीद रहे हैं, शरीर के लिए या जीवन के लिए। हाँ है ना? क्या कपड़े के माध्यम से सम्मान पाया जा सकता है? कितने लोगों को लगता है कपड़े से सम्मान नहीं पाया जा सकता? ठीक है, नहीं पाया जा सकता। पीछे पक्का तय हो गया? अभी डाउटफुल है? ठीक है, पता नहीं। देखिए, इतनी गहरी मान्यता बन गई है, तर्क रूप में लगता है नहीं पाया जा सकता, लेकिन गहरी मान्यता बनी हुई कि इसी से मिलता है। बात समझ में आ रही है? तर्क रूप में लगता है कि कपड़े से सम्मान की निरंतरता नहीं हो सकती, लेकिन जो गहरी मान्यता बनी हुई है उसके कारण हम प्रयास वही करेंगे। कोई तकलीफदायक नहीं है, कोई तकलीफदायक नहीं है। उस गहरी मान्यता बस हम करेंगे वही। मेरा काम है थोड़ा सा आपके अंदर वायरस डाल देना। मैंने वायरस डाल दिया। क्या डाल दिया? विचारों में वायरस डाल दिया। जब भी कपड़े खरीदने जाएं, एक बार एक प्रैक्टिस करके जाएं, ये कपड़े शरीर के लिए खरीदने जा रहे हैं या जीवन के लिए खरीदने जा रहे हैं। ये सभी लोग अपने प्रैक्टिस में बांध लें कि जब भी कपड़े खरीदने जाएंगे क्या ध्यान में रख के जाएंगे?
कि ये कपड़े मैं शरीर की आवश्यकता के लिए खरीदने जा रहा हूं या जीवन की आवश्यकता के लिए? हाँ है ना? बस ये प्रैक्टिस करना, धीरे 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 ये रिजॉल्व होने लगेगा, धीरे धीरे ये रिजॉल्व होने लगेगा। जब भी भोजन करें हमेशा ध्यान रखें, क्या ये हम भूख हुए लगी हुई है ये शरीर के लिए कर रहे हैं या इससे सुखी होने के लिए कर रहे हैं? है ना? जब भी मोबाइल खरीदना हो तो क्या हमेशा ध्यान रखें ये मोबाइल मैं अपनी आवश्यकता के लिए खरीद रहा हूं या इस मोबाइल के थ्रू, इस ब्रांड के थ्रू हम ऊंचे दिखना चाहते हैं। तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद, कमला पसंद पान मसाला, कमला पसंद पान मसाला, वही है ना? ऊंचे लोग ऊंची पसंद, विमल पान मसाला, वो भी है ना? वो जो अजय देवगन प्रचार करते हैं, कौन है? विमल, बोलो जुआ केसरी। अरे क्या बोलना यार, जुआ केसरी। अब एक से नहीं हुआ तो दूसरे को भी लेते आए, दूसरे से नहीं हुआ तीसरे को लेते आए, सबको खिलाए जा रहे हैं। सब खा करके दिखाओ टीवी पर, बोलो जुआ केसरी, बोलो जुआ केसरी। क्यों करते हैं ये एडवर्टीजमेंट? आप में उस मान्यता को डालना, ऐसा खाना बड़ी चीज है। क्यों? ये ऊंचे लोग हैं, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो मुझे भी तो ऊंचा बनना है, तो उनके जैसा जो वो खाते हैं वैसा खाना है, जो वो खाते हैं वो खाना है। वो क्या खाते हैं? विमल, गुटखा पान मसाला, है ना? तो हम भी विमल गुटखा पान मसाला खाएंगे। ये बताइए, जो कपड़े का दाम तो होता है, सबसे महंगा कपड़ा किसका मिलता है? कौन सी कंपनी का? लेवाइस, लेवाइस का मिलता है। वुडलैंड का, जो भी मिलता हो। क्या वो जो एक टी शर्ट मिलता है 3000 का, 4000 का, 5000 का टी शर्ट मिलता है ना, और भी महंगा रहता है क्या? और भी महंगा रहता है। कितना? 10,000 का। और 10,000 का टी शर्ट, 10,000 का टी शर्ट किसके लिए? शरीर के लिए या बड़ा दिखने के लिए? क्या दिखने के लिए? बड़ा दिखने के लिए, है या नहीं है? तो ये बारंबार हम किस चीज की, अभी आप देखिए पूरा मार्केट कैसे बना हुआ है, कैसे मार्केट किसी को बनाया जाता है, कैसे मार्केट बनाया जाता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कैसे एडवर्टीजमेंट? जिन चीजों को बेचना है वो बड़े जो पॉपुलर आदमी हैं, जिनको संसार फॉलो कर रहा है, क्या करते हैं? उनके थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये बड़े हीरो हीरोइन, ये जो क्रिकेटर, इन सबको इतना पैसा एडवर्टीजमेंट में क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? करोड़ों का खर्च होता है ना, करोड़ों, बहुत पैसा मिलता है इनको। जितना खेलने से पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा एडवर्टीजमेंट से पैसा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? क्योंकि वो जिस प्रोडक्ट को यूज करते हैं वो दिखाएंगे, उसको देख के उनका कई करोड़ लोग वो प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, कई करोड़ लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे। कई बार तो पता ही नहीं चलता है बेच क्या रहे हैं यार। वो इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट रहेगा और बहुत बड़ी लड़की, कोई सुंदर लड़की का फोटो बना करके, और पता ही नहीं चलेगा क्या बेच रहे थे। पता चलेगा कि ना एक जो है वो अंगूठी बेच रहे हैं। अरे यार बता तो दो यार, बेच क्या रहे हो? पता ही नहीं चलता है क्या चीज बेच रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। ये सारा एडवर्टाइजमेंट क्या कर रहे हैं? आपकी मान्यताओं में डाल रहे हैं, आपकी मान्यताओं में डाल रहे हैं कि ये बड़ी चीज है। ये क्या है? बड़ी चीज है। और अब आप क्या हो जाते हो? उस बड़ी चीज को पा करके आप भी सम्मानित दिखना चाहते हो, उस बड़ी चीज को पाके आप भी सम्मानित दिखना चाहते हो। इसमें आप फंस जाते हो, इसमें आप फंस जाते हो। यही ना है मामला, यही ना है मामला। कितना कपड़े में वो शरीर के कंफर्ट के हिसाब से होता है, कितना ब्रांड के हिसाब से होता है। ब्रांड किस चीज के लिए?
ब्रांड किसकी आवश्यकता, शरीर की या जीवन की? शुद्ध रूप से जीवन की। अभी इस गर्मी में सबसे अच्छा है ये जो कुर्ता पहना हुआ है उन्होंने, ये कुर्ता सबसे बढ़िया है ना? एकदम परफेक्ट है, गर्मी के मौसम के लिए एकदम परफेक्ट है। टी शर्ट है, ये कितना मिलता है, कैसे मिलता है? 200, 300, 400, 500, कितना सस्ता है ना। पहनने में भी आनंद आता है, लेकिन इससे हम ऊंचा नहीं दिखते, इससे ऊंचे। तो यहां पर एक बार यूएस पोलो एसोसिएशन का हमारा एक बार झंडा आ जाए, उससे हम ऊंचे दिखने लगेंगे। यूएस पोलो एसोसिएशन, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हम टैग के लिए कितना ज्यादा हम पैसा देते हैं हमको पता ही नहीं चलता है, उसमें उसकी क्या उपयोगिता है हमको नहीं पता। ये ठीक है? पूरा मार्केट आप में मान्यताओं को डालता है कि ये बड़ी चीज है, और जैसे ही मान्यताओं में आपके आ जाता है, अब आप उसके थ्रू सम्मान पाने में लग जाते हो। क्या लगता है, लग जाते हो कि नहीं लग जाते हो? देखो, कुछ अच्छाइयां भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कितनी उसमें अच्छाइयां हैं और कितना उससे ऊंचे दिखने का ब्रांडिंग है ये भी नहीं पता चलता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वालिटी हो सकती है अच्छी होती हो, लेकिन कितना हम उस क्वालिटी को देख के आकर्षित हुए हैं और कितना हम उसके ब्रांड के थ्रू सम्मान पाने के लिए आकर्षित हुए, ये हमको पता नहीं चलता है। इसलिए जब जब हमारे में इस तरीके का कुछ आकर्षण हो, उसके लिए थोड़ा सोचना चाहिए। अभी उसका एक एग्जांपल देता हूं, ब्रांडिंग कैसे की जाती है। पहला दिन जीवन विद्या परिचय शिविर, रविकांत मणि, प्रबोधक आईआईटी कानपुर। प्रबोधक आईआईटी कानपुर। क्यों आईआईटी कानपुर? अरे जो आ रहा है वो ब्रांड का है। कौन सा ब्रांड का है? आईआईटी कानपुर के ब्रांड का है, यही ना है भाई? वो ब्रांडिंग की गई ना आईआईटी कानपुर के। क्यों ब्रांडिंग? अरे ये आईआईटी, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्यों? मैं ये आईआईटी कानपुर के हैं तो कुछ तो ये इसमें बड़ी बात होगी, इसके लिए जो है मैं सुनने के लिए आपको आया। मैंने बोला यार सही में ब्रांडिंग काम करता है क्या यार? कई लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि आईआईटी कानपुर का है। बड़ा मुश्किल मेरे को लगता है यार, ये ब्रांड को मैं बेच रहा हूं यार, ठीक नहीं लगता है यार। ये ब्रांडिंग करना ठीक है कि नहीं है? भाई व्यक्तित्व की पहचान हो, ज्ञान की पहचान हो, ब्रांडिंग के थ्रू लोग हमको समझदार माने, इसका कोई मतलब दिखता नहीं है। मेरे को संकोच होता है, लेकिन लोग बोलते हैं अरे भैया आप चुप रहो, है ना, यही देख के लोग आते हैं। अच्छा, लेकिन सही से बताइएगा, ये देख करके कितने, क्या लगता है लोग आते हैं कि नहीं आते? पहले थोड़ा क्या लगता है, ये ब्रांड को देख के लोग आते हैं क्या? मेरे को क्या तकलीफ होती है पता है यार? मेरा कोई वैल्यू नहीं है, आईआईटी कानपुर का वैल्यू है यार। मतलब मेरे को आता यार, ये मेरी कोई औकात नहीं है यार, ये आईआईटी कानपुर की औकात है, मेरी औकात नहीं है। मुझे अपने अंदर छोटा महसूस होने लगता है। हाँ हाँ अभी इस पर बात कर लेते हैं, ये मुद्दा आया, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, वो योग्यता क्या चीज की है जिसमें मान लेते हैं आईआईटी तक पहुंचने के लिए योग्यता चाहिए, तो क्या चीज की योग्यता? उसमें कौन सी योग्यता का अर्जन हो गया? कौन सी योग्यता? क्या संबंधों की समझ सही है, भाव सही है? कौन सी योग्यता है वहां पर? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छा सॉल्व कर लेते हैं, इतनी योग्यता है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है वो कहां काम आया? क्या जीने के काम आया? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हमारे इस संबंध में काम आया? संबंधों में जीने काम आया? क्या चीज में काम आया? उसके माध्यम से पैसा कमाने के काम आया। उसके माध्यम से पैसा कमाने के काम आया, तो उसके आधार पर मैं ज्यादा समझदार कैसे हो गया? उसके आधार पर मैं ज्यादा समझदार कैसे हो गया?
आप इसलिए बड़ा मानते हैं क्योंकि आप पैसे को बड़ा मानते हैं, और पैसा कहां से मिलता है? जहां पर कंपटीशन टफ होता है। जो कंपटीशन टफ को पास किया हुआ रहता है वो ज्यादा सोच विचार करने वाला आदमी है, ज्यादा समझदार है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूं, यदि मैं आईएएस रहता तो, भूतपूर्व आईएएस, मेरा ब्रांड और ऊपर होता, मेरा और ब्रांड और ऊपर होता ना। आईआईटी, आईआईएम तो ब्रांडिंग और ज्यादा, आईआईटी, आईआईएम, आईएएस और ज्यादा, आईआईटी, आईआईएम, नासा रिटर्न और ज्यादा ब्रांडिंग। अरे यही ना होता भाई। ब्रांडिंग क्या हो? जितना डिग्री जोड़, आप डॉक्टर के यहां जाते हैं तो पहले एमबीबीएस लिखा होता है, वो क्या क्या डिग्री लिखा होता है लोगों को पता ही नहीं, लेकिन ढेर सारा डिग्री है यार, अच्छा डॉक्टर है ये। वो क्या एफसी फोसी क्या क्या डिग्री लिखा रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता है लोगों को पता, लेकिन वो क्या चीज का है? ब्रांडिंग। इतना सारा डिग्री है, मतलब ये ज्यादा जानकार होगा। लिटरली बताओ, मेरे को लोग बोलते हैं कि सही बताएं, देखिए उधर राकेश भी है, पूछेगा बीटेक आईआईटी कानपुर, हम लोग को कुछ इंजीनियरिंग नहीं आता है। सही बताओ, इंजीनियरिंग कुछ भी नहीं आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई पूछ लेना, वो मतलब आईआईटी की इज्जत ही मटिया मेट खत्म हो जाएगी। क्यों राकेश? सिविल इंजीनियर का कोई पूछ दे कैसे कॉलम डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, लोगों को लगेगा अरे यार ये लोग आईटी वाले कैसे है, ऐसी बैंड बज जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियर का कोई पूछ दे तो उनका सारा जो है उतर जाए। कोई भी ये फिर से वही, समाज बड़ा मानता है इसलिए आप भी बड़ा मानते हो। हाँ ये सही बोले, आईटी की जगह एमआईटी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग तो और खतरनाक हो जाती है। ऐसे हो सकता है ज्यादातर लोग को यह एमआईटी क्या होता है यार, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो नहीं है। कैसा ब्रांडिंग है, कैसा ब्रांडिंग हम लोग करते हैं? क्या उस जितने भी ब्रांडिंग की हम बात कर रहे हैं उसका ये समझ से कोई संबंध है? इसमें कोई इसकी समझ है कि आईआईटी के टॉपर्स को संबंध अच्छे समझ में आता है, संबंध निभाना अच्छे से आता है, उनको जीवन ज्ञान ज्यादा होता है? क्या ऐसा है? क्या ये ज्यादा होता है? क्या लोग बड़ा मानते हैं? लोग बड़ा क्यों मानते हैं? लोग पैसे को बड़ा मानते हैं, सुविधा को बड़ा मानते हैं, सामान को बड़ा मानते हैं। तो इन लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है, सुविधा ज्यादा होती है, सामान ज्यादा होता है, इसीलिए आप भी बड़ा मानते हैं। मैं तो किसी को, कोई भी आईएएस आए, कोई भी आईपीएस आए, मुझे कोई बड़ा लगता ही नहीं है मुझे। हाँ इस शिक्षा में आप आए। अरे इसमें सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ा उसमें तोप चंद वाली बात नहीं है। जिसको भी दिख जाएगा कि मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, वो इधर आ जाएगा, चाहे वो कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अभी समझने तो आए हम लोग, वही इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इधर आए हैं, उसका क्या ब्रांडिंग है, उस ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ये ब्रांडिंग है जहां आदमी इस डिग्री को पा करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगा हुआ है, वो इधर आया है, इसका मतलब पैसे से भी कोई बड़ी चीज इसको हाथ लग गई है। ये है मूल में क्या है कि यार ये आदमी वहां पहुंच करके ये पैसे को कमाने की जगह कुछ और कोशिश कर रहा है, इसका मतलब इसको कुछ और कोहिनूर लग गया है हाथ में। कोहिनूर मतलब ये कोई और उससे महत्वपूर्ण चीज हाथ में लग गई है, ये ठीक है। ये पैसे का क्या हो गया भाई? पैसे के प्रति जो आपका आकर्षण है उससे थोड़ा लगता है कि इससे भी कोई बड़ी चीज है जो हमको जाके सुनना चाहिए, जो हमको जाके सुनना चाहिए।
अभी इस ब्रांडिंग की आवश्यकता इसलिए लगती है क्योंकि अभी संसार पैसे को बहुत बड़ा माना हुआ है। अभी संसार पैसे को बहुत बड़ा माना हुआ है और कुछ नहीं है। अभी आप हर्ष हैं, हर्ष बहुत अच्छे जॉब में है, उसको छोड़ करके अभी ये व्यवस्था के काम में लगना चाहता है। इसकी बहुत अच्छी पैकेज है, ये बेंगलोर में बेस्ड कंपनी है और इसको बुला रहे हैं 1 मई से आने के लिए। बोल रहा है मेरे को नहीं जाना है, मुझे नहीं पैसे चाहिए, मेरे पास जितने हैं, परिवार के पास जितने हैं उतने पर्याप्त हैं, मुझे ज्ञान के लिए काम करना है। हर्ष, आप शेयर करना चाहोगे सभी लोगों को? हाँ, तभी सभी लोगों का मूल्यांकित भी होगा। राकेश, आप भी शेयर करो, आप भी कहां थे बेंगलोर में और वहां से क्या आपको लगा और क्या बेहतर लगा जिसमें उस कैरियर की जगह इसको कैरियर चुन लिया, उस कैरियर की जगह इसको कैरियर चुन लिया, वो सबको सुनना चाहिए। तो बात ना ऐसी है कि बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो लगता था कि 1 लाख रुपए महीना। हाँ, तो बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो लगता था कि 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। फिर नौकरी लगी और 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद देखते थे यार जो मेरे से आगे है वो तो 1.5 लाख कमा रहा है, तो उससे आगे वो 2 लाख कमा रहा है। तो वो 1 लाख से जो अच्छा लग रहा था वो तब तक ही अच्छा लगा जब तक नौकरी मिली नहीं थी। जैसे ही नौकरी मिली अगले हफ्ते ही पता चला कि तुरंत एक नया गोल बन गया कि अब तो 1.5 लाख कमाना है, फिर 2 लाख कमाना है। तो मैं भी भाग ही रहा था। फिर जीवन विद्या से परिचय हुआ, कुछ चीजें समझ में आई, तो फिर खुद में ही एक सेल्फ रिफ्लेक्शन हुआ कि मेरी जरूरतें कितनी है, कि मैं 1 लाख कमा रहा हूं तो भी मैं वैसे ही जी रहा हूं। तो हुआ क्या कि जब 1 लाख कमाना शुरू किया तो पहले से कुछ चीज सोची हुई थी कि मैं भी आईफोन ले लूंगा, 10 जूते ले लूंगा, घड़ी ले लूंगा, सब ले लिया। अब उस समय बढ़िया लगा, पर उसके बाद वापस निष्कर्ष बना कि इससे तो वो मिल ही नहीं रहा। तो फिर लगा कि अब सैलरी बढ़ जाएगी तो अच्छा लगेगा, तो उधर भाग ही रहे थे। फिर जब शिविर से परिचय हुआ, अपनी आवश्यकताओं का पता चला, तो धीरे धीरे वो चीजें थोड़ी समझ में आने लगी। शिविर के पहले की घटना है कि हमारा ना हर साल अप्रेजल भी होता है, यही मार्च अप्रैल के समय पे, जिसमें हम साल भर पूरा अपना मूल्यांकन करते हैं कि हम कैसा परफॉर्म किए, उसके हिसाब से हमको प्रमोशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो बात चल रही थी कि मेरे को प्रमोशन मिलने वाला है, पर साल के एंड पे पता चला प्रमोशन मिला नहीं। और प्रमोशन मिला किसको? जो मेरे साथ काम करता है, वो भी वही काम करता है जो मैं करता हूँ, उसने भी वही किया जो मैंने किया, उसने कुछ अलग किया नहीं। तो फिर वहां पे मैं बहुत परेशान हो गया कि यहाँ पे ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स होता है, मेरे को यहाँ काम ही नहीं करना है। तो पर जबकि मेरे हिसाब से जो शुरू में मैंने सोचा था कि 1 लाख रुपए मिलेगा उतना तो मिल ही रहा था, पर फिर भी मैं उससे संतुष्ट था नहीं, और इस बात से परेशान था कि दूसरे को प्रमोशन मिल गया, मेरे को नहीं मिला। तो ये हम तो सुनते ही है ना कि मैं फेल हो जाऊं, और वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है ना, मैं फेल हो जाऊं दोस्त भी फेल हो जाए तो बुरा लगता है, पर दोस्त पास हो जाए और मैं फेल हो जाऊं तो और ज्यादा बुरा लगता है। तो वैसा ही है, वो दोस्त ही था जिसका प्रमोशन हुआ और उसमें फिर बुरा ही लग रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि यहाँ तो काम ही नहीं करना है। फिर मैं 1 महीना दूसरी कंपनी ढूंढता रहा, पर इसी बीच में परिचय शिविर हुआ, चीजें कुछ समझ में आई। और पिछले साल मार्च की बात है कि मार्च के समय पे मेरी पत्नी को राजस्थान जाना था, क्योंकि और भी दोस्त राजस्थान जा रहे थे। अब मार्च वाला जो साइकिल होता है अप्रेजल साइकिल होता है, उस समय छुट्टी लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं राजस्थान। तो फिर मेरे बॉस का फोन आया, तो बॉस ने कहा कि अभी मत जाओ छुट्टी, अगले महीने ले लेना, कि इस महीने अप्रेजल साइकिल है, तुम ऑफिस में दिखोगे नहीं तो फिर प्रमोशन में दिक्कत होगी। और प्रमोशन वाला क्या है, बॉल हर थोड़ी देर में फेंक देते हैं। तो मैंने बॉस को, फिर बॉस ने ये भी बोला कि अब ऑलरेडी एक आदमी और है, उसका भी प्रमोशन का बात चल रहा है,
तुम नहीं रहोगे तो प्रमोशन उसको मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, दे दो उसको प्रमोशन, मेरी जितनी जरूरत है उससे तो बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, मेरे को और पैसा नहीं भी आए तो भी दिक्कत नहीं। तो मात्र कुछ सूचना मिलने से ही कि मेरी आवश्यकताएं सीमित है और जो भी चीज मैं ढूंढ रहा हूं वो पैसे से पूरा नहीं होगा, उतनी सूचना मिलने से मात्र से वो एक आराम आ गया और मैं खुद में एक विश्वास से बोल गया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए पैसा, आप प्रमोशन रख लो। तो फिर उन्होंने बोला मैं बॉल फेंक रहा हूं आपके पास, आप गोल ही नहीं मार रहे हो, आप बोल रहे हो उसको मारने दो गोल। तो मैंने बोला भाई टीम तो जीत रही है, आपको क्या दिक्कत है। तो उसको समझ नहीं आया, उसको लगा आदमी पागल हो गया है। तो एक बात मेरे को ये समझ में आई कि हम जिसको ग्रोथ मान रखे हैं गहरे में कि और ज्यादा सुविधा आ जाएगी, और ज्यादा पैसा हो जाएगा, और ज्यादा पद हो जाएगा, तो मैं एक्चुअल में ग्रो करूंगा। और एक बहुत गहरी मान्यता ये भी है कि अगर हम लोग सेटिस्फाइड हो गए तो ग्रोथ का क्या होगा, क्या लगता है आपको? अगर हम सब सेटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए, तो हमारी ग्रोथ का क्या होगा? ग्रोथ बढ़ेगी, कम होगी, क्या हो जाएगा, रुक जाएगी? क्या लगता है आपको? अगर हम संतुष्ट हो गए तो हमारा विकास होते रहेगा कि रुक जाएगा? रुक जाएगा, होता रहेगा। मैं संतुष्ट हो गया, मेरे पास जितना है, तो मेरा विकास होते रहेगा कि रुक जाएगा? एक बार फिर से सोचिए। एकदम बढ़िया बात बोली। तो आप लोगों को क्या लगता है? पर क्योंकि बहुत गहरे का विकास हो रहा है, वो मेरा विकास हो रहा है। और जब ये भी सोचते हैं कि संतुष्टि चाहिए क्यों थी, विकास चाहिए क्यों था? संतुष्टि के लिए। और गहरे में ये भी सिखाया जा रहा है कि संतुष्ट हो जाओगे तो विकास रुक जाएगा। और हमको उसमें थोड़ा सा गहरा फंसा दिया गया है और उसमें हम सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या असल में मेरा विकास रुकेगा या नहीं रुकेगा। तो मेरा विकास को मैं संसाधनों के विकास से जब जोड़ लेता हूं, परेशानी तब होती है। तो जब ये समझ में आए कि मेरा विकास मेरे मानसिक विकास से है, संसाधन की जरूरत मेरे मानसिक विकास के लिए है, तो मैं अगर संतुष्ट हूं तो मेरा विकास रुक नहीं रहा, मेरा विकास तो हो ही रहा है ना। संतुष्टि ही विकास है। तो और एक चीज और है, हम कोई चीज छोड़ते हैं कि कुछ चीज छूटती है। जैसे गौतम बुद्ध के बारे में हमने सब सुना है, वो एक राजा थे, है ना, और उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ के सन्यास ले लिया। तो उन्होंने राजपाट छोड़ा कि राजपाट छूट गया? तो जब भी हमको लगता है कुछ और बड़ा मिल रहा है, तो हम जो अभी है उसको छोड़ देते हैं कि बड़े की तरफ चले जाते हैं। तो जब ये समझ में आ जाता है कि वहां पे मेरे को जो मिल रहा था, मान लेते हैं अभी मैं जहां काम करता हूं वहां मुझे जो मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ जिससे मैं अपनी सुविधाओं को पूरा कर पा रहा हूं, है ना, जरूरतों को पूरा कर पा रहा हूं, भौतिक जरूरतों को, उससे जब कोई बड़ी चीज मिल रही है और वो छोड़ के मैं कहीं और जा रहा हूं, तो एक्चुअल में कुछ छूट नहीं रहा है। तो ये समझ में आ जा रहा है कि जहां पे हम सब भाग रहे हैं, तो हम क्या भेड़ चाल की तरह एक जगह भाग रहे हैं, जहां पे बहुत गहरे में माना हुआ है, क्योंकि शरीर माना हुआ है इसलिए लगता है आवश्यकताएं भी असीम है, क्योंकि सुख चाहिए निरंतर और सुविधाओं से जो सुख मिलता है वो क्षणिक, तो इसीलिए वो चाहिए निरंतर, वो भी निरंतर, वो निरंतर तो वो असीम। तो जब उसका इतना समझ आने मात्र से वो दबाव जो होता है ना सुविधाओं का, वो खत्म हो जाता है, आप अपनी आवश्यकताएं खुद तय कर पाते हैं। तो अब जो निर्णय है वो आप ले पाते हैं। तो मेरे को यही समझ में आया कि जब मेरे को ये बात पता चली, तो आवश्यकता पता होने से मेरे स्वयं के अंदर एक विश्वास आ पाया। जब मेरे को अपनी आवश्यकता पता ही नहीं थी, मान लीजिए आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है
अब आपको पता ही नहीं आपको कितना दूर जाना है, तो आप टेंशन लेंगे ना कि भाई अगला पेट्रोल पंप कब आएगा, मैं उतना जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। अब आपको पता है आपकी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल है और 100 मीटर में ही मंजिल आने वाली है, तो 1 लीटर पेट्रोल आपको परेशान करेगा या संतुष्टि का भाव देगा? बस वैसा ही हम सबकी जीवन है, हम सबका जीवन वैसा ही है कि जहां पे अभी हमको आवश्यकता पता नहीं है, साधन तो है, पर क्योंकि आवश्यकता नहीं पता है तो लगता है वो साधन शायद कम तो नहीं पड़ेगा। तो आवश्यकता पता होने से फिर हम अपनी स्थिति को जांच पाते हैं कि मेरे को और अगर कम है तो और कितने की जरूरत है, और है पर्याप्त है तो फिर वो निश्चिंता भी आ जाती। तो इतनी सी बात थी, बाकी आगे राकेश भैया। बढ़िया। हर्ष ने बहुत अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन कर दिया कि हमको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, हम बड़ी चीज पकड़ते हैं तो उससे छोटी चीज अपने आप छूट जाती है। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि ये नौकरी छोड़ दिया, ये कर दिया। नौकरी छोड़ा नहीं, कोई बड़ी चीज मिली है उसको पकड़ा है, कोई बड़ी चीज मिली है उसको पकड़ा है, नौकरी छोड़ा नहीं है, वो छूट गया है। हाँ है ना, कोई बड़ी चीज मिलती है तो छोटी चीज अपने आप छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता है। तो ये सारा ब्रांडिंग क्यों किया जा रहा है आप लोगों के साथ? क्या क्यों किया जा रहा है, क्यों सुनाया जा रहा है? आपकी आस्था बने कि कोई बड़ी चीज है, आपकी आस्था बने कोई बड़ी चीज है। कितने लोगों की आस्था बन रही कि कोई बड़ी चीज हाथ लग रही है? बहुत बढ़िया। आस्था बनी है, स्थिर नहीं हुआ है। आस्था बनी है, स्थिर नहीं हुआ है। हम जैसे यहां से बाहर जाएंगे वातावरण में, फिर से ये छोटा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? अभी आस्था बनी है, विश्वास नहीं बना है। आस्था बनी है, विश्वास नहीं बना है। आस्था और विश्वास में डिफरेंस है। आस्था का मतलब बिना जाने हुए मान लेना, विश्वास का मतलब जान करके मानना। अब इसको जान लिया है इसलिए मानते हैं, विश्वास का मतलब जान लिया है इसलिए मानते हैं। आस्था का मतलब बिना जाने हुए मान लेना। तो अभी पूरा पक्का तय नहीं हुआ है लेकिन मानने में आ गया है। ये मानना बदल जाएगा, वातावरण बदलेगा, वातावरण बदलेगा तो मानना बदल जाएगा। जैसे अभी इस वातावरण में ये बताया जा रहा है मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवन शरीर का सहअस्तित्व हूं। जैसे ही बाहर वातावरण में जाएंगे सभी शरीर मान करके जी रहे होंगे तो मानना क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसलिए ये पूरा शिविर क्या यात्रा है? मानने से जानने की यात्रा। तो कैसे मानने से जानने में? पहले मानेंगे तब ना जानने का प्रयास करेंगे, पहले मानेंगे तब जानने का प्रयास करेंगे। तो आप मानने में आपके आ जाए इसके लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं, मानने में आ जाए इसी के लिए ब्रांडिंग की जरूरत है। अभी एक आपको इनके बारे में बताया, राकेश खुद बताएगा। राकेश के बैचमेट है सूर्यकांत, आईआईटी बॉम्बे से, सिविल डुअल डिग्री, गोल्ड मेडलिस्ट है ना, सिल्वर, पूरे डिपार्टमेंट के 2nd रैंक। उसके बाद ये जॉब लगी इनकी कौन सी कंपनी में? अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसमें लोग काम करने के लिए तरसते हैं। फिर इनका IIM 99.99 परसेंटाइल, हर जगह से कॉल, सारे IIM से कॉल था, ये इंटरव्यू भी देने नहीं गया, इंटरव्यू देने भी नहीं गया। आज के दिन ये जो चाहता, जिस जगह पे चाहता, ये पा सकता था। करोड़ों में सैलरी हो सकती थी उसकी, करोड़ों में सैलरी हो सकती थी, लेकिन क्यों इसको पकड़े हुए हैं? उससे ज्यादा ये अनमोल है, जिसके सामने पैसे का कोई मोल नहीं है, बहुमूल्य नहीं है, अनमोल है। अनमोल का मतलब जिसके सामने मोल का कोई भाव नहीं है, इसीलिए पकड़ा है। तो क्यों कर रहे हैं? योग संयोग से आप भी अपने परिवार वालों को क्यों पकड़ के लाए हो?
आपको भी कोई अनमोल चीज लगी है और आप चाहते हो ये अनमोल चीज सबको मिले। पैसे के साथ हमारा ये नहीं होता है कि पैसा सबको मिले। हमको कुछ कहीं से जुगाड़ लग रहा है और बढ़िया हम पैसा कमा रहे हैं, हम अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं चाहेंगे कि ये उसको पता चले, हम नहीं चाहेंगे कि उसको पता चले। लेकिन जो ये अनमोल चीज हाथ लगती है, हमको लगता है कि ये हमारे दुश्मन को भी पता चले, ये हमारे दुश्मन को भी पता चले, हमको ये लगता है। क्या सुंदर बात है ना। ये ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में आती है, हमको लगता है ये हम हर एक आदमी तक पहुंचाए। पैसा आता है तो लगता है हर आदमी को जाके बांट दें, पड़ोसियों को जाके बांट दें। ये इसमें क्या लगता है, सबको जाके बांटे ना। ये ऐसी अनमोल चीज ही है। क्या लगता है, आप जिनको बुला के लाना चाहेंगे उनको समझ में आएगा तो वो छोटी चीज छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी? अपने आप छूट जाएगी। तो हमको जिस चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उससे कोई बड़ी चीज हमको हाथ में लग गई, छोटी चीज अपने आप छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ता। इसीलिए यहां कहा कुछ करो ना करो, इसको छोड़ दो, ये करो, ये कोई भी बात नहीं कही जा रही। कही जा रही है क्या? नौकरी छोड़ दो, पैसा कमाना छोड़ दो, ये काम करना छोड़ दो, कोई बात नहीं कही जा रही है। कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है इसे समझ लो। इसको ये समझ में आया, निर्णय अपने आप होता है। समझ में आता है तो निर्णय अपने आप आता है कि आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है। इसीलिए आप नए कपड़े खरीदना छोड़ दो, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है बेटा, आपसे इतना कर रहा हूं, इस चीज को समझ लो। मुझे पूरा विश्वास है यदि ये आपको समझ में आता है तो जो आप छोटी चीज को बड़ा माने हुए हो वो छूट जाएगा। छोटी चीज को बड़ा इसलिए माने हुए हैं कि सही अर्थ में कोई बड़ी चीज नहीं मिली है। सही अर्थ में बड़ी चीज मिल जाएगी, छोटी चीज को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। यदि हमको ये बड़ा नहीं बता पाए तो आपको प्रवचन देना पड़ेगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। समझ में? वो उपदेश वाली बात है, छोड़ो। बिना बड़ा माने यदि मैं आपको उपदेश दूं कि इसको छोड़ो, वो काम नहीं करता। मेरा एक ही दायित्व बनता है कि आपको बड़ी चीज अपने हाथ में दे दूं। आपको बड़ी चीज अपने हाथ में मिल जाती है, छोटी चीजें अपने आप छूट जाती है। तो कोई भी, हम जिसको आप लोग मान के आए हो कि कोई तो इनको नौकरी कर सकते थे, अच्छा पैसा कमा सकते थे, उसको छोड़ करके क्या पकड़ने में लगे? इसका मतलब उससे कोई बड़ी चीज ही हाथ लगी है। इसीलिए अब वो बड़ी चीज क्या है, शायद पिछले 5-6 दिनों में से आप लोगों को पकड़ में आया। क्या उससे बड़ी चीज हाथ लगी है? कितने लोगों को लगता है कि बड़ी चीज हाथ लग गई है? क्या लगता है संसार में इससे कोई बड़ी चीज हो सकती है? कितने को लगता है कि संसार में इससे बड़ी चीज नहीं दिखाई देती? इससे बड़ी चीज तो नहीं दिखाई देती ना। क्या बढ़िया चीज मिला है। फिर भी अभी इस वातावरण में आपको सबसे बड़ा लग रहा है। वातावरण बदलेगा, आपको ये बड़ा नहीं लगेगा, कोई दूसरा चीज बड़ा लगने लगेगा। वातावरण बदलेगा तो ये बड़ा नहीं लगेगा, कोई दूसरा चीज बड़ा लगेगा। तो क्या करते रहें? जब तक वो स्थिर ना हो जाए तब तक क्या करते रहें? अभ्युदय संस्थान, ऐसे संस्थान आते रहे। ये अभ्युदय संस्थान आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप जब चाहे यहां आ सकते हैं, जितना दिन चाहे यहां रह सकते हैं। यहां निरंतर अध्ययन का कार्यक्रम होता रहता है। जितने भी आप अध्ययन कार्यक्रम में आप यहां आकर के रह सकते हैं, समझने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ विधिवत ये इस बड़ी चीज की जो अभी आपको झलक मिली है, ये तो ट्रेलर है, मूवी अभी पूरी बाकी है। ये पूरी मूवी, ये जो विधिवत पूरे दर्शन का अध्ययन होता है, मध्यस्थ दर्शन का पूरा विधिवत अध्ययन होता है। पूरे 6 माह लोग यहाँ रहते हैं और पूरे दर्शन को विधिवत अध्ययन करते हैं। इस पूरी मूवी को भी यदि समझना हो, उसका भी उपाय है। आप लोगों में से किसी का मन बनता है वो 6 महीने के अध्ययन में आ सकते हैं, 6 महीने के अध्ययन में आ सकते हैं। रहने
रहने का कोई खर्च नहीं है, मिनिमम कुछ खाने का लगता है। क्या खर्च है, कुछ आप बता सकते हो हर्ष? खाने का हर दिन का 150 रुपया एक आदमी का खर्च है। वो घर में भी रहते तो पड़ता ही है ना। ये भी न्याय संगत लगता है कि नहीं लगता है? भाई किसी ने बिल्डिंग बना के दे दिया, सब कुछ दिया, कोई किचन का खर्च संभाल रहे हैं, सब कुछ है, कहीं से तो आ रहा होगा ना। तो हम में जितना यथासंभव हमारा हो सकता है, कम से कम अपने खाने का खर्च तो वहन करें, अपने भोजन का खर्च तो वहन करें। और ऐसा जो भोजन मिल रहा है, सुबह नाश्ता, चाय, फिर दोपहर खाना, फिर शाम को नाश्ता, फिर रात को खाना, क्या उसके लिए 150 रुपये ज्यादा लगते हैं क्या? लगते तो नहीं है ना, कम ही लगते हैं ना। किचन में लोग काम भी कर रहे हैं, ये सारा कुछ है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। ये चीज सिर्फ क्या चीज के लिए है? आपको जो है कुछ परेशानी ना हो, गर्मी है, या सारा उपाय घूम घूम के किया जा रहा है ना, हर घर में, हर रूम में कूलर हो, पानी हो, बिजली हो, ऐसा उपाय हो रहा है ना। कोई उसका चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन कोई तो है जो वहन करते होंगे, हैं। कुछ लोगों की उदारता से ये चल रहा है। क्यों उदारता से चल रहा है? ये बड़ी चीज उनको जो हाथ में लगी है, उनमें ये उदारता है कि ये बड़ी चीज सबको मिले। उसके लिए कुछ लोग अपना तन लगाए हुए हैं, कुछ लोग मन लगाए हुए हैं, कुछ लोग धन लगाए हुए हैं। तन मन धन तीनों लग करके ऐसी बड़ी वस्तु को समाज में पहुंचाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। ऐसे कितने लोग अपना तन मन धन लगाना चाहते हैं इस बड़ी चीज को संसार में ले जाने के लिए। कितने लोगों की इच्छा होती है हम अपना तन मन धन लगाएं इसको संसार में ले जाने के लिए। तो जिनके पास तन है वो तन लगाए, जिनके पास मन है वो मन लगाए, जिनके पास धन है वो धन लगाए। मेरे पास धन नहीं है, मैं धन नहीं लगा पाता हूं, लेकिन जहां भी जाता हूं अपने खर्चे से जाता हूं, कोई इसका नहीं। जो भी होता है वो मेरी स्वेच्छा से, कोई इसके लिए मानदेय नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम है। अपने काम के लिए कौन पैसा लेता है? अपने काम के लिए कौन पैसा लेता है? जहां जाता हूं अपने खर्चे से जाता हूं, क्योंकि ये मेरा खर्च है, ये मेरा खर्च है। इसके लिए पैसे कमाना मेरी आवश्यकता है, ये समाज की आवश्यकता नहीं है। हाँ या ना? तो इतने सारे लोग लगे हैं। राकेश का भी मैं चाहूंगा आप आएंगे कभी तो सुने, सूर्यकांत आएंगे तो उनकी भी शेयरिंग हो, जे आए उनकी भी शेयरिंग हो। और इसका उद्देश्य एक ही है, आप में ये आस्था बने। आस्था तो बन ही रही है कि ये बड़ी चीज है, थोड़ा वो आस्था और बलवती हो, विश्वास की तरफ जाए, सचमुच में ये कोई बड़ी चीज है, सचमुच में कोई बड़ी चीज है ना बेटा? आप लोग पीछे, आप लोग योग संयोग से ही आप यहां आए हो, कोई योग संयोग से ही आप लोग यहां आए हो। लेकिन क्या लगता है आप लोगों को कुछ विश्वास बन रहा है कि कोई बड़ी चीज आपको योग संयोग से मिल गई है, या अभी भी दबाव है उस कैरियर का? कैरियर जरूरी है, ये नहीं कहा जा रहा है कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। तो अब इस तरीके से सोचना है कैरियर जहां हमारी भौतिक सुविधाएं भी पूरी हो और जहां ज्ञान भी पूरा हो। दोनों आवश्यक है, हमारे शरीर की आवश्यकताओं भी पूरी हो और हमारे जीवन की आवश्यकता की भी पूर्ति हो। अब ये नहीं कहा जा रहा है सिर्फ आप इसके लिए लग जाओ, इसको छोड़ दो, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है। अब हम ऐसा ध्यान देंगे अपना, ठीक है? बढ़िया, ब्रेक ले ले, है ना? ध्यान जा रहा है बेटा? जीना बहुत आसान है, खर्च बहुत कम है, यदि सही समझ हो जाए। समझ ना हो, जितना भी रहेगा वो कम ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए।